नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 10वीं के जो नतीजे सामने आए उसने सत्तासीन बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यानी सरकार सवालों में है। सरकार और शिक्षा विभाग कितने भी दावे करे, लेकिन प्रदेश में शिक्षा का स्तर ना तो सुधरा है और ना ही इसमें कोई बदलाव नजर आता है। यूं तो सरकार के दावे तमाम है, लेकिन जैसे ही नतीजे घोषित होते हैं सरकारी दावों की हवा निकल जाती है। जैसे किसी ने गुब्बारे में पिन मार दिया और वैसे ही कुछ इसी तरीके की स्थिति अभी दिखाई देती है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 10वीं के पहले सेमेस्टर के नतीजे भी गुब्बारे की हवा में पिन चुभाने का ही काम कर रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए नई शिक्षा नीति, योग को बढ़ावा, गीता और न जाने क्या क्या योजनाएं तैयार कर रही है। बहुत सारे बदलाव की बात है, लेकिन जमीनी हकीकत आंखें खोलने के लिए काफी है। आज कई सुलगते सवालों के साथ हम बड़ी बहस करेंगे। तमाम पैनल के साथ, हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बड़ी बहस। तो बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवालों पर हम यहां पर एक नजर डाल लेते हैं, जिन पर हम चर्चा का यहां पर आगाज करेंगे। चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी कि दरअसल बोर्ड के नतीजों में क्यों निजी स्कूलों से पिछड़ गए सरकारी स्कूल। क्यों पिछड़े ये तो सबको मालूम है, लेकिन किस हद तक पिछड़े हैं यह भी समझना जरूरी है। आखिर कब सुधरेगा सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर? और सिर्फ यही सरकार इसके लिए दोषी नहीं, ये नहीं कह सकते कि मौजूदा सरकार ही जिम्मेदार है, लेकिन यह सरकार बहुत कुछ बदलने की बात कर रही थी, तो सुझाव के साथ साथ बदलाव क्यों नहीं दिखाई दिया? सुझाव बहुत सारे मिले, नीति बनी, लेकिन बदलाव नहीं हुआ, बल्कि और स्थिति विकट हो गई। क्यों आखिर शिक्षा का स्तर नहीं सुधर पा रहा? सरकारी प्रयास नहीं सुधार पा रहे शिक्षा का स्तर? और गरीब के बच्चों को कब मिलेगी बेहतर शिक्षा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि चर्चा में हम शामिल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले। भले आज के दौर में शिक्षा मंत्री कह दें कि अभी हम काम कर रहे हैं, काम करने के दौर में, आगे जब नतीजे आएंगे अगला साल होगा, अब उस वक्त का इंतजार करिए, तब सब कुछ बेहतर होगा। क्या विश्वास कर सकते हैं हम? तो बड़ी बहस में हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले 10वीं के पहले सेमेस्टर के घोषित नतीजों पर एक नजर डालते हैं। उनको देखिए और समझिए क्या है स्थिति। इस साल 35% छात्र ही पास हो पाए, 35% महज। पिछले साल 45% थे, यानी 10% और कम हो गए। सरकारी स्कूलों में सिर्फ 26% छात्र पास हुए। निजी स्कूलों की बात करें तो वहां जरूर यहां से बेहतर आंकड़ा है, 46.44%। यानी ये निजी स्कूलों का इस वक्त का हाल है, वहां से ये नतीजे निकले। करनाल में सबसे खराब रहा परीक्षा का परिणाम। सरकारी स्कूलों में महज 16.53% छात्र ही पास हुए। शिक्षा मंत्री के गढ़ यानी महेंद्रगढ़ में कोई अच्छा परिणाम नहीं आया है। महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूलों में 39.8% छात्र ही पास हो पाए हैं। ये इस वक्त का हाल है। ये सारी चीजें साफ जाहिर करती हैं कि स्थिति और खराब हुई है, ना कि बेहतर। अब नीति थी, नियति थी, तो फिर नतीजे क्यों नहीं? तो प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का रिजल्ट सरकारी स्कूल के छात्रों के से काफी बेहतर रहा है। हालांकि सरकार दावा करती रही कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, लेकिन ये दावे इन नतीजों के आने के बाद खोखले साबित हो रहे हैं। आंकड़ा आपके सामने हम रखते चले जा रहे हैं, लगातार हमारा चैनल आपको दिखा रहा है। अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, इन चीजों को आप देखते और समझते चलिए कि सरकारी स्कूलों में क्या आंकड़ा है, निजी स्कूलों में क्या आंकड़ा है और कितना बड़ा गैप है, कितना अंतर है। अगर हम दोनों को जोड़कर देखें तो भी कह सकते हैं कि नतीजे बहुत बेहतर नहीं, लेकिन सरकारी स्कूलों का जो हाल है, वहां के जो नतीजे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। और आखिर इसके पीछे वजह क्या है यह समझना जरूरी है। तो तमाम आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। जिलावार आप देखिए किस तरीके की स्थिति है। जींद, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पंचकुला, तमाम आंकड़े आपके सामने, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। ये तमाम चीजें चलती रहेंगी और ये सारी चीजें सबके सामने स्पष्ट हो चुकी हैं। वहीं आंकड़ों के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के उस बयान पर भी एक नजर हम डालते हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अभी नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि आगे भी नहीं, थोड़े अगले सेमेस्टर का इंतजार करिए, नतीजे बेहतर होंगे। इस बात का वो भरोसा दे रहे हैं। बिना ग्रेस मार्क के इस बार नतीजे आए, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है, ये कहना है उनका। ये जो सेमेस्टर पहले सेमेस्टर की आई है, पिछला उसका था,
आगे अच्छे परिणाम। हमने इसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं जोड़ा। रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए जो स्थिति थी वो हमने सबके सामने रखी है। जी हाँ, तो ग्रेस मार्क नहीं जोड़ा कि नतीजे बेहतर हो जाएं और फिर हमें कोई घेरे ना, ये कहा है उन्होंने। उनको ये भी कहना है कि दरअसल आने वाला समय होगा तब स्थिति बेहतर होगी, नतीजे भी बेहतर होंगे, नई शिक्षा नीति या फिर सरकार की नीति दोनों दिखाई देगी। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं उनसे आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त रमन मलिक साहब बीजेपी से जुड़े हैं, मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो मौजूद है, बहुत स्वागत है रमन मलिक साहब आपका। मेरे साथ इस वक्त अरविंद भारद्वाज साहब इनेलो की तरफ से हैं, दिल्ली स्टूडियो मौजूद, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। और सर्वदानंद आर्य सर हमारे साथ हैं, शिक्षाविद, एक लंबा अनुभव है, उनसे हम समझेंगे कि स्थिति है क्या। बहुत स्वागत है आर्य सर आपका। और रंजीता मेहता जी मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता चंडीगढ़ से हैं, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। प्रदीप मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से, बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। सबसे पहले सर्वदानंद आर्य सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आपके नजरिए से आप किस तरीके से इस नतीजे को देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये होलिस्टिक अप्रोच है, यानी पूरी सर्वांगीण तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, तब आपको इसका मामला जो है इसका कोई हल समझ आएगा। सबसे पहले आप नीचे प्राइमरी एजुकेशन देखें, फिर ऊपर हाई स्कूल एजुकेशन देखें, उसके बाद हायर एजुकेशन को देखें और अल्टीमेट हायर एजुकेशन का क्या रिजल्ट होता है। देखिए, कोई भी बच्चा अपना स्कूल में भेजता है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजता है तो माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा एक सफल नागरिक बने, यानी कम से कम अपना रोजगार तो वो खुद पैदा करे और एक अच्छी नौकरी पर स्थापित हो जाए। आप देखिए, सबसे बड़ा नौकरी का हब गुड़गांव है, सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं, नौकरी के सबसे ज्यादा अवसर हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा उन्नत शहर होते हुए हरियाणवी छात्रों जो प्लेसमेंट वहां पर प्राप्त करते हैं, मैं समझता हूँ 2 से 5% होंगे, नहीं तो मेरे पास कोई सर्वे रिपोर्ट तो नहीं, अनुमान है कि 5% से कम संख्या होगी हरियाणवी की, और बाकी जो है वो सारे या तो दिल्ली से आते हैं या यूपी से आते हैं या बिहार के हैं या उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, साउथ की स्टेट, पूरे देश से आते हैं, लेकिन हरियाणा की भूमिका बहुत कम। हमें उनके आने के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, परंतु ये एक मापदंड है कि जो नीचे से पढ़ाई है उसका अंतिम परिणति क्या हो रही। तो मैं समझता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान आपने चलाया, बहुत अच्छा किया। आप छात्र को स्कूल तक लाते हैं, वहां पर उसे मुफ्त शिक्षा मिलती है, मुफ्त भोजन देते हैं, और आप ये कहते हैं कि देखिए साहब, गरीब का बच्चे को, आपने एक शब्द कहा अभी मैंने देखा, गरीब का बच्चा, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं सरकारी स्कूल में और गैर सरकारी स्कूल में, और गैर सरकारी स्कूल में क्योंकि फीस ज्यादा है तो नेचुरली गरीब का बच्चा वहां नहीं पढ़ता। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि यदि उसको ये भी है कि हर चीज मुफ्त प्राप्त करनी है, वो भी उसको सरकारी स्कूल में मिलेगी। तो जिस बात को हम भूल गए वो ये कि यहाँ स्टैंडर्ड की भी बात करनी चाहिए, संख्या की बात नहीं करनी चाहिए। आपने संख्या तो बढ़ा दी, स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या तो बढ़ा दी, परंतु सुविधाओं का भी अभाव है, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है। इसलिए ये जो आपको अंतर नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात सर्वदानंद सर आपने कही कि दरअसल जब जमीन नींव ही खराब हो जाएगी तो फिर आगे बिल्डिंग कितनी मजबूत बन पाएगी और कितनी अच्छी होगी, ये सोचने वाली बात है और इसमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा इस पर अपनी टिप्पणी करें जरा अरविंद भारद्वाज साहब, आपकी क्या इन नतीजों को लेकर हम इस वक्त ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई अभी मौजूदा सरकार जो है उसी का सिर्फ दोष है, उसी की नीति का दोष है? अतुल जी, जिन बच्चों ने इस बार 10वीं के एग्जाम दिए हैं, ये वही छात्र हैं जो आज से 3 साल 4 साल पहले 7वीं या 8वीं में थे, और कांग्रेस की सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी, नो डिटेंशन पॉलिसी, अर्थात 8वीं तक किसी भी बच्चे को बिना पढ़े ही उसे अगली क्लास में पास करके भेज दिया जाता था। जब 8वीं तक बच्चा नहीं पढ़ा तो फिर वो आज कहां से एग्जाम देगा? ये चिंता का विषय पिछले 1.5, 2 साल, 3 साल से बना हुआ है। परंतु जो पिछला रिजल्ट आया था मार्च 2015 का, और वो रिजल्ट बेकार आया था, बाद में ग्रेड किया गया था, तो तब वो 45%, 44% बना था, तो तब भी ये चिंता का विषय था और इस पर बड़ी हंगामा मचा था। तब शिक्षा मंत्री जी और सरकार ने वादा किया था कि ये रिजल्ट हमारा नहीं है, पिछली सरकार का है, अगला जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया और बेहतरीन आएगा क्योंकि उसके पीछे हमारे प्रयास होंगे। तो आज जब देखते हैं कि 10वीं का 35% और 12वीं का 56% रिजल्ट आया, तो फिर तो हमें नजर आता है कि किस तरह के प्रयास किए गए। क्योंकि अतुल जी, पिछले 1 साल में शिक्षा नीति को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे भाजपा सरकार ने किए, परंतु इस पिछले 1 साल में ना तो ये टीचर्स की भर्ती कर पाए, एक भी नया टीचर भर्ती नहीं हो पाया, बल्कि इन्होंने टीचर्स को रोड पर लाने का काम कर दिया, निकालने का काम किया। उससे भी असर पड़ा, उसका बहुत असर पड़ा। जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई बहुत बड़ा सुधार इस सरकार ने नहीं किया, कहीं कोई एक भी नया स्कूल स्थापित नहीं किया, बल्कि अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि बच्चों की स्ट्रेंथ को देखते हुए 350 स्कूलों को बंद करना हमें पड़ेगा।
मतलब वो बंद करने को तैयार है। नया स्कूल उन्होंने नहीं लगाया, ना ही कहीं कोई बिल्डिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई इंप्रूवमेंट किया गया, ना ही कोई कंप्यूटर लैब, साइंस लैब को लेकर सरकार ने कोई नया कदम उठाया। तो इस तरह के जब कदम उठेंगे ही नहीं, मूलभूत जो सुविधाएं थी स्कूलों को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, तो फिर इंप्रूवमेंट रिजल्ट कहाँ आएगा। बल्कि इतने बड़े स्तर पर नकल हुई इस बार, आपने चैनल ने भी दिखाया और भी जगह अब हमने सबने देखा, उसके बावजूद ये रिजल्ट है। तो ये बहुत एक चिंता का विषय है कि इतनी नकल के बावजूद अगर ये रिजल्ट है, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए ना। बिल्कुल, अगर नकल ना हुई होती तब क्या होता। तो इसको लेकर सरकार अभी तक तो बिल्कुल भी गंभीर कहीं नजर नहीं आती। बल्कि हाँ, शिक्षा नीति को जिसका इंतजार हरियाणा प्रदेश की जनता कर रही थी पिछले 1 साल से, जब उसका पिटारा खुला तो कुछ और ही नजर आया। वहां कोई इंप्रूवमेंट होने की बजाय, टीचर्स की नई भर्ती होने की बजाय, वहां तो कुछ और ही था। चलिए, यानी आपके कहने का मतलब है जो पहले से ही भवन जर्जर था उसको और भी खत्म कर दिया, शिक्षकों को निकाल दिया, तो पढ़ाई कैसे होगी। तो तमाम नीति और नीति उलझ के रहे। ऐसे स्कूल है जिनमें प्रिंसिपल भी नहीं है हरियाणा। हाँ, ये भी है। और कई जगह पर ऐसे हैं कि एक ही शिक्षक हैं, वो कला के भी शिक्षक हैं, वो गणित भी पढ़ाते हैं, तमाम तरह की स्थिति है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि इसके लिए सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं, पुराने वालों को भी देखना होगा। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ बदलने की बात कही थी, बड़ी नियति की बात की थी, तो बदलाव कितना है वो भी हमारे सामने है। मैं चाहूंगा रंजिता जी आप अपनी इस पर टिप्पणी करें, तब हम रमन मलिक साहब से जरा डिटेल में जानेंगे। देखिए अतुल, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गाय, गायत्री और गीता से अब तक ऊपर नहीं उठ पाई है। बहुत बड़े बड़े दावे करने वाली कि हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज सब कुछ 0 लेवल पे है। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि नई नियुक्ति तो इन्होंने कोई की नहीं है और पुराने टीचरों को इन्होंने निकाल दिया। और जो नई नियुक्ति का जो एंट्री लेवल का टेस्ट होता है, इवन वो टेस्ट तक जो लेवल 3 टेस्ट है वो भी अब तक ये सरकार नहीं करवा पाई। बार बार इसी वजह से कि पेपर लीक हो रहा है। अब जाके इन्होंने फरवरी में फिर से उसको रिशेड्यूल किया है। अब 1.5 साल हो जाएगा इनकी सरकार को, उसके बाद वो एंट्री लेवल का टेस्ट करेंगे। उसके बाद नियुक्तियां कब तक होंगी, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये राम भरोसे है। और आपको अभी पता चला है कि जो स्कूल्स हैं, नए स्कूल तो इन्होंने क्या खोलने हैं, पुराने 300 स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं। हमारे समय में भी ये प्रॉब्लम आई थी कि वहां पे स्ट्रेंथ कम है और इन स्कूलों को बंद किया जाए, पर हमारी सरकार ने इन स्कूलों को रिवाइव करने की पूरी कोशिश की थी। हमने ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर ये प्रेशराइज किया था सब लोगों को कि हम इनको अच्छे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ दीजिए ताकि ये स्कूल बच सके। इनको बड़ी मेहनत से खोला गया है, पर उनको चलाने की बजाय, उन पर ध्यान देने की बजाय ये ज्यादा ध्यान जो है बयानबाजी पे करते हैं। और जहां तक ये बात करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी जो लागू की थी, उसकी वजह से बच्चों का बुरा हाल हुआ है। जो 10वीं क्लास का रिजल्ट आया है वो 8वीं, 9वीं, 7वीं में 3 साल पहले थे। इसका बात का मैं जवाब देना चाहती हूं। जो ये नो डिटेंशन पॉलिसी थी और CCCE मॉडल जो अप्लाई किया गया था, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूस एवेल्युएशन, जब ये एक्ट पास हुआ था तब सभी सरकारों ने इसको सहमति देकर इस एक्ट को पास किया था ताकि बच्चे की मानसिक स्थिति के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर ना पड़े, क्योंकि बच्चे जो थे स्कूलों तक आने के लिए घबरा रहे थे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए हमने डिफरेंट मॉडल्स के नए स्कूल खोले। जैसे कि हमने आरोही स्कूल्स के नाम पर 36 स्कूल, जो नेशनल स्कीम थी, हमने 36 स्कूल हरियाणा में खोले, जिसमें कि वर्ल्ड की A क्लास एमेनिटीज थी, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम दिया गया था। और ये स्कूल्स वहां खोले गए थे जहां पर बैकवर्ड क्लास के बच्चे जो हैं वो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। ये शुरुआत हमारे स्कूलों हमने की थी, पर उसकी तरफ आज इनका 0% ध्यान है। हमने डेपुटेशन पे टीचर लाकर उनको शुरू भी करवा दिया था, पर आज विकास के नाम पर या उसमें और आगे बढ़ाने के नाम पर ये कुछ नहीं कर रहे। ठीक है रंजिता जी, मैं आपकी बात समझ गया कि आपकी नीति और आपकी जो कोशिश थी उससे बहुत कुछ बदल रहा था। जो स्कूल बंद करने की बात हो रही थी या फिर क्वालिटी एजुकेशन की, तो आपने सब कुछ संभाला, आप लोगों ने कोशिश किया, प्रेशराइज किया, स्थिति बदली थी। इन्होंने आकर सब बर्बाद कर दिया। रमन मलिक साहब, आप लोग बर्बाद करने के लिए आए सब कुछ? हमने तो सारा कुछ बर्बाद करा। हमने इनसे नेशनल हेरल्ड भी कराया था। चलिए छोड़िए उस पुरानी बातों को। मैं आपको या इनके मानकों को और इनके सोच विचार को मैं आपको पे तो मेरा जुबान मत खिलवाइए, उसके लिए अलग से डिबेट छोड़ दीजिए। मुझे माफ करिए, दोनों लोग उस मुद्दे को छोड़ दीजिए। मेरा मुद्दा दूसरा है। मैंने तो पहले बोल दिया कि उस मामले को छोड़ देते हैं। आपने छेड़ा भी क्यों? खैर, आप अपनी बात रखिए। सुनते हैं रंजिता जी, सुनते हैं। रमन जी बोलिए। मैं आपको सितंबर 2012 के ओरिजिनल पास परसेंटेज जो सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहा हूँ। 34.04 ये सेकेंडरी एजुकेशन के हैं और उसमें ग्रेस मार्क्स देने के बाद 58.86% आया था। ठीक है। ग्रेस परसेंटेज
या जो भी देने से 14% का रिजल्ट में फर्क आया। फर्क आता है। और वहीं प्राइवेट कैंडिडेट जो प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम उनको देखें तो ओरिजिनल पास परसेंटेज 22 थी, उसको ग्रेस देने से 45% का रिजल्ट आया, जो कि 23% का इंक्रीज है। ये 2012 सितंबर की है। ठीक है। क्योंकि हम सितंबर टू सितंबर हम इसमें इवैल्यूएट करें। सितंबर 2013 में अच्छा रिजल्ट आया, ग्रेस मार्क्स देने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी। 2014 के अंदर सितंबर में 35% ओरिजिनल था, ग्रेस परसेंटेजेस के साथ जो बना वो कोई 58% के करीब बना। जो ये रिजल्ट रिलीज हुए उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं यही चीज अब सीनियर सेकेंडरी में जाता हूं तो 63% आएंगे, रंजीता जी आ रहे हैं आपके पास। 63% ग्रेस मार्क्स के साथ गया 2012 में, 2013 में 64%, 2014 में 62 और आज 56%। एक तो ग्रेस परसेंटेज के साथ जो आपने नींव बच्चों की बनानी थी, वो सारी की सारी आप ये देखिए कि आप कब से आप आ रहे हैं। जो 10वीं का दे रहा है वो एक ट्रू एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन आ जाती है पिछले 10 साल की शिक्षा नीति के ऊपर। वो एक एग्जैक्ट बिल्टअप है जिसका रिजल्ट अब आया। क्योंकि एजुकेशन जो है वो आज आप इम्पार्ट कर रहे हैं तो एकदम आज का फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके बच्चे का बेस वीक कर दिया है। क्योंकि किसी भी आप चिकित्सक से बात करें, किसी से भी करें, एजुकेशनलिस्ट से करें, और ये आर्य साहब बहुत क्लियरली बता सकेंगे कि द फर्स्ट 8 इयर्स, पहले 8 साल बच्चे के जीवन के ही सबसे ज्यादा मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसका बेसिस बनता है, अडेप्टेशन पावर बनती है। ठीक है। तो वो जो उस टाइम पे अगर हमारे पास जिस तरह से अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी सेंटर की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी ये बन रही है कि एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो कि टीचर्स इस तरीके से डेवलप करे जो इस चीज को समझें और उसको डेवलप कर सकें, वो उसकी जरूरत है। क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और अगर हम इसको ए पॉलिटिकल होके देखें कि आज एजुकेशन स्तर जो है उसका मलिया मेट कर दिया हुआ है हर जगह पे। ठीक है। आप बच्चों को आप ठीक है रमन जी बना देते हाँ, हैं। ठीक है रमन जी, मैं आपकी बात जितना समझ पाया हूं, आपने डिटेल में कुछ आंकड़े भी दिए और अपनी बात जो आपने बताई उससे हम जो समझ पाए। ठीक है रंजीता जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैडम आपको मिलेगा मौका बोलने का। न्यू ही खराब कर दी तो नीति बनाने से कुछ सुधर नहीं सकता इतने कम समय में, ये कहना है कुल मिलाकर। प्रदीप मलिक से मैं इस पर कोई टिप्पणी लूं उसके पहले मैं चाहूंगा सरदानंद आर सर से एक और छोटी इस पर टिप्पणी लूं। सरदार सर, जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा अरविंद भारद्वाज साहब ने कहा या फिर रंजीता जी कह रही हैं, रमन मलिक साहब ने सीधे तौर पर यह ट्रैक दे दिया है कि दरअसल हम ठीक है, परिणाम कम रहा है, ग्रेस नहीं दिया है तो स्पष्ट नतीजे आए हैं, कम है, हम उसके लिए बहुत सारी बातें सुनने को तैयार, लेकिन हम न्यू मजबूत करने की मंशा रखते हैं। क्या ये मंशा दिखती है इसमें? देखिए, बात ये है कि ये तो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं जो बोले हैं, बाकी इनको अपने एंगल से बात करनी है और मुझे ना ही इनके पक्ष में बोलना है ना इनके विपक्ष में बोलना है। परंतु क्योंकि मुझे आपने शिक्षाविद होने के नाते बुलाया तो मैं ये चाहूंगा कि हम आज एक मैसेज भी दें, कम से कम वो सरकार के लिए भी हो, जनता के लिए भी हो, बिल्कुल, और सबके भले की बात करें। आप ये
जो तमाम कोशिशें थी वो विफल हुई, और जिस तरीके से कांग्रेस और इन लोग की तरफ से कहा गया कि शिक्षकों को ही हटा दिया तो शिक्षा कहां से मिलेगी, क्या इसका भी वाकई बहुत बड़ा असर पड़ा है? देखिए अतुल जी, आज सबसे बुरा हाल गांव में है शिक्षा का। गांव में कोई भी टीचर, कोई भी जूनियर लेक्चरर रहना ही नहीं चाहता। हर रोज शिक्षा मंत्री के पास 20 से 22 ऐसे सरकारी टीचर आते हैं जो गांव के स्कूलों में कार्यरत होते हैं। वो कहते हैं जी क्या तो मेरे को शहर में लगा दो, शहर नहीं लगाओ तो शहर के आसपास 5-7 किलोमीटर के दायरे में लगाओ। गांव में कोई रहना ही नहीं चाहता। और दूसरी ये बात है कि इस मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने 26 अक्टूबर 2014 को शपथ ली थी। इस दौरान 14 महीने में मात्र 65 लेक्चरर की भर्ती हुई है, जूनियर लेक्चरर की। जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई है। 7,000 के करीब तो ये अभी बताते हैं कि रिकॉर्ड में खाली है, और बाकी 3,000 के करीब भर्ती के लिए बोला हुआ है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट की संख्या दिखाई जाती है कि हरियाणा में 27 लाख है, वो 27 लाख है ही नहीं। यदि सही से रेशनलाइजेशन हो जाए, एक बार पता चल जाए कि कितने बच्चे हैं कितने, क्योंकि कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां स्टूडेंट कम होते हैं, टीचर ज्यादा होते हैं, और बावजूद उसके ये शिक्षा के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन की बात होनी चाहिए उस पर कोई ध्यान ही नहीं होता। मीटिंग पर मीटिंग तो हो रही है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं हो रहा। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, मैं गीता के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जो गीता के श्लोक हैं उनको शामिल करने के लिए कितने दिन से बात चल रही है? 14 महीने में वो श्लोक ही शामिल नहीं हुए। SCRT की ड्यूटी लगाई है कि SCRT के 20 ऑफिसर इस पर काम कर रहे हैं कि आप गीता के श्लोकों को शामिल करो, वो अभी तक वही शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि इसमें यह है कि जैसे मेवात है, मेवात में कुरान के भी आयत आ जाए तो कोई बुरा नहीं है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन काम कहां हो रहा है? चलिए, प्रदीप मलिक का कहना है कि दरअसल मंशा बहुत कुछ है, लेकिन वो सिर्फ बयानों में है, काम दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है प्रदीप मलिक, मैं आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले रमन मलिक साहब भी अपनी एक टिप्पणी करना चाहते हैं। रमन जी, देखिए, जहां तक ये बोला जा रहा है कि नहीं करा टीचर के लिए, हमने अंदाजन 4,000 के करीब कोर्ट से सैंक्शन लेकर हम इस सेमेस्टर को पूरा करने के लिए 4,000 टीचर ले आए। डबल बेंचिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है सब स्कूलों में, टॉयलेट्स बन गए। उसके बाद जहाँ पे रिवर्क होना था स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर बहुत सारा ओवर 70% स्कूल्स में रिवर्क शुरू हो चुका है। जहाँ तक बात आती है स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के, एक दो फर्क रहेंगे अगर हम वहां कंपैरिजन करें। ठीक है, ठीक है। जहां तक आई बात प्राइवेट स्कूल्स की, उसके ऊपर हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट वहां भी है। और एक चीज रंजीता जी ने कही थी, उसके ऊपर भी वो बाद में ब्रेक के टिप्पणी दे दें कि उन्होंने बोला हमने स्कूल बसाने की कोशिश करी थी। मैं ये समझना चाहता हूं कि कहीं पे अगर ये हो कि जी एक गांव के अंदर आपने स्कूल बना तो दिया, 17-18 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं और वही पूरी स्ट्रेंथ है, तो मेरे को, और एज ग्रुप भी 2-4 साल से आगे पीछे नहीं है, तो वहां पे स्कूल खोलना, स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, पैसा लगाना, और उसको रैशनलाइज ना करके आप सिर्फ वोट बैंक्स की तरफ चलते हुए आपने जी स्कूल तो खोल दिया, वो ऐसे स्कूल का फायदा क्या है? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सर। आपका ये कहना है कि आपकी सरकार की मंशा ये नहीं है कि दरअसल सिर्फ एक वोट बैंक का काम चलता रहे और स्कूल पर स्कूल बन जाए, वहां पर टीचर आ जाए, क्वालिटी एजुकेशन न मिले लेकिन खाना बढ़िया मिलता रहे, इससे काम नहीं चलेगा। खाना खाने से ही सिर्फ बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। खाना खाने के लिए बाद में आप उनको नहीं देंगे, बाद में जब वो आगे बढ़ेंगे तो मैं समझ गया आपकी बात को। रंजीता जी इसका जवाब देंगे, उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक उस पार लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर कैसे सुधर सकता है इस वक्त शिक्षा का हाल, क्योंकि कोशिश सबने की है लेकिन स्थिति अभी भी बदतर है। चलिए, ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमानों से फिर से मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं सबसे पहले रंजीता जी आपसे ही जानना चाहूंगा, आप कहेंगी कि आपकी नीति अच्छी थी, आपने मिड डे मील दिया, पेट भर दिया, भोजन देने के साथ साथ आपने बहुत सारी और भी चीजें दी हैं जिससे संख्या भी बढ़ गई थी, स्कूल बंद होने की नौबत थी तो उसको भी आपने खोले रखा। और ये सिर्फ गीता की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, स्कूलों से टीचरों को निकाल देते हैं।
क्वालिटी एजुकेशन पर अगर मैं सवाल पूछूं, क्योंकि यहां पर सर्वदानंद जी बार बार उसी की तरफ फोकस कर रहे हैं और खुद रमन मलिक साहब भी कर रहे हैं और या खुद यहां प्रदीप मलिक भी कह रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर कितनी ठोस नीतियां आपकी थी और सिर्फ परसेंटेज बढ़ जाने से क्या मान लें कि हां बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाएगा? और मौजूदा दौर में अगर सरकार यह तर्क दे रही है कि हमने ग्रेस मार्क नहीं दिए, आंकड़ा भले कम है लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि बिना ग्रेस मार्क के आंकड़ा बदले, तो इस पर नहीं हमें संजीदगी से सोचने की जरूरत है? देखिए अतुल, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और क्वालिटी क्वालिफिकेशन देने के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत से नई स्कीम्स लॉन्च की, जिसमें से NVQF एक स्कीम थी जिसके फुल फॉर्म है नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसके दौरान 9वीं क्लास के बाद जो बच्चे थे उनका एडमिशन इसके तहत होता था, जिसमें कि वो किसी न किसी सब्जेक्ट में अगर वो आगे नहीं पढ़ना चाहते या नहीं पढ़ पाते तो वो ब्यूटी टिप्स को लेकर, स्विंग को लेकर, होटल इंडस्ट्री को लेकर, अलग अलग जो फील्ड हैं, बच्चे टेक्निकली जो चीजों में अपने आप को एक्सपर्ट करते थे और उससे उनको रोजगार भी मिलता था, उसकी तरफ इन्होंने एक भी थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी है बात आपकी। रंजीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं स्पष्ट करना, मैं आपसे आपके संज्ञान में सिर्फ एक चीज लाना चाहूंगा। आपने एजुकेशन के अंडर एनिमल हस्बेंड्री भी डाली थी 10th में। रमन मलिक जी 10th में एनिमल हस्बेंड्री डाली। नहीं मैडम, वो सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल पूछ रहा हूँ। रंजीता जी आप ही बोलेंगी, आपसे एक सवाल है। एक सवाल पूछ रहा हूँ, जरूर पूछिए। एनिमल हस्बेंड्री आपने 10th में डाल दी थी एज अ गुड जेस्टर कि जी कृषि प्रधान प्रदेश है, उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने डाल दिया, बहुत अच्छा काम करा। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सितंबर के इस जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो परीक्षा दी गई पूरे प्रदेश में एक बच्चे ने दी, वो भी कंपार्टमेंट में रहा। मैं जो पॉइंट कर रहा हूं वो ये है कि आपका एजुकेशन पॉलिसी बनाते हुए और सब्जेक्ट इनकलकेट करते हुए सिस्टम में रैशनल क्या था? रंजीता जी, आपको तो हमारा सब कुछ इरेशनल लगता है। अगर हमने कस्तूरबा गांधी मॉडल स्कूल्स खोले वोकेशनल, मेवात में वो स्कूल 10 तक था, हमने उसको +2 तक अपग्रेड किया, आप तो उसको भी बंद करने जा रहे हैं। आप दूसरों को लांछन लगाने की बजाय ये बताइए कि पिछले 14 महीनों में हमने इन स्कीम्स में ये नई चीज और ऐड की, उसकी बजाय आप जो ऑलरेडी अच्छी स्कीम चल रही है उनको बंद करने का काम कर रहे हो। आप मुझे ये बताइए, जो सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर आप एक सरकार चला रहे हैं, उसके तहत SSA में आपने 300 करोड़ से ऊपर के बजट के ऊपर कट लगवा दिया। आज आप सेंटर से क्या लेके आए हैं ये तो बता दीजिए। हमने जो ये आरोही स्कूल्स खोले वो 4.5 करोड़ रुपया हमने लगाकर, उसको 450 करोड़ रुपया लगाकर हमने उनको बिल्डअप किया। आपने तो पूरे नेशनल बजट में से 300 करोड़ से भी ऊपर कट लगवा लिया। आप उसकी सेंटर से क्या बजट लेके आ रहे हैं एजुकेशन के नाम पर? आप सिर्फ ठीक है, मैं समझ गया रंजीता जी, आप लोगों ने बहुत पैसा लगाया था और आपने व्यवस्था सही की थी। ठीक है, इनके सवाल का जवाब क्या था? सब्जेक्ट इनकलकेट करने का सिस्टम में रैशनल क्या था? ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं अरविंद जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अरविंद जी आप अपनी बात रखें। मैं रमन मलिक जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ठीक है, इन्होंने एक बात कही थी कि जो आज का रिजल्ट है वो सिर्फ 1 साल का नहीं होता, वो पिछले कई सालों का परिणाम होता है। परंतु इस 1 साल में मैं इनसे जो पूछना चाहूंगा, मैं उम्मीद करूंगा वो राजनीतिक बयान नहीं दें, उसका एक ईमानदारी से एक जवाब दें। बिल्कुल कि इतने आपने तक 1 साल से ज्यादा आपको इस हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाए हो गया, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने कौन सा एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा स्टेप उठाया कि जिससे हम ये कह सकें कि हाँ, हरियाणा प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था को आप सुधारना, सही में आप सुधारना चाहते हैं? क्योंकि आज 34,000 टीचर कम है हरियाणा में। दूसरी बात, मेवात जैसे जिले का रिजल्ट 11% है, सिर्फ 11, मतलब 89% बच्चे वहां फेल है सरकारी स्कूलों में। तो कौन माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजेगा? रमन जी संक्षेप में जवाब दे इसका। सर ऐसा है, हमारे को एजुकेशन डिपार्टमेंट दूसरी चीजों की तरह गले में फंदा डला हुआ मिला, जिसको हम संभाल रहे हैं,
क्योंकि उसके रमन जी, ये बात है ना, जब सरकार बनी थी जब अच्छी लगती है, मैंने आपके आज नहीं अच्छी लगती। आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, मैंने आपसे बोला था आप पॉलिटिकल बयानबाजी जवाब ये मांग रहा हूँ कि कोई एक कदम ऐसा उठाया हो कि जिसे आप कह सके कि सुन लेते हैं अरविंद जी सुनते हैं। रमन जी बोलिए, वक्त ऐसे न जाया हो, आप बोलें। तो हमारे को जो मिला हम उसको संभाल रहे हैं, वो एक लीगल प्रोसेस के अंतर्गत मिला, लीगल प्रोसेस में टाइम लगता है, उसको संभाल रहे हैं। वो एक औपचारिक जो चीज है वो है, उसको मैं मना नहीं करता, लेकिन हमारे पास जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाई हैं, हम अगर पॉलिटिकल लाइन से हट जाएं और इसको देखें कि क्या है, मानसिकता एक ही चीज दिखा रही है कि गांव में बसने से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिला हुआ था उसकी वजह क्या है कि वहां पे क्यों नहीं बसना चाह रहे, उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। हम बोलते हैं शिक्षा टीचर्स कम है, टीचर्स कम है, माना, बिल्कुल माना टीचर्स कम है और उसकी प्रोसेस चालू है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि जिस हिसाब से स्कूलिंग बनी, जिस हिसाब से स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क बना, वो क्या ठीक है? एक अभिभावक होते हुए सवाल का जवाब ठीक है, नहीं सवाल का जवाब नहीं, उन्होंने एक उसमें अपना जवाब दिया है अरविंद जी, उनकी बात को अगर आप समझे कि अगर वो हमारे प्रयास ये है कि हम सारे नेटवर्क को हम प्रयास का जवाब जो है, रमन जी ये प्रयास का जवाब आपका तब भी था जब आपकी सरकार बनी थी। सर देखिए हम करेंगे, अरविंद जी हम सुधार करेंगे, और आज भी 1 साल बाद, अब जाके 5 साल बाद भी आप ये जवाब दें। पहले जाके कोर्ट ने ठीक है रमन जी, अरविंद जी और रंजीता जी, इन जो तमाम सवाल आप लोग उठा रहे हैं, इसका जवाब मैं आप लोगों से बेहतर रहेगा कि सर्वदानंद सर से ले लूं या प्रदीप मलिक साहब से ले लूं, क्योंकि आप राजनीतिक दल से हैं, कोई सत्ता में है तो अपनी बात रखेगा, आप विपक्ष में है तो अपने तरीके से अपनी बात रखेंगे, लेकिन कितने सफल प्रयास या कितनी नीति के साथ प्रयास किया गया, नियति के साथ प्रयास किया गया, वो चीज सर्वदानंद सर हमें स्पष्ट बता सकते हैं। मैं चाहूंगा उसके पहले प्रदीप मलिक आप टिप्पणी करें जरा कि अभी जो स्थिति है, प्रयासों की बात करें, तमाम झंझावतों के बीच में, तमाम वो जो टेक्निकल दिक्कतें बता रहे हैं अध्यापकों को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या आज की स्थिति में गांव का ही एक आदमी, एक अभिभावक अगर थोड़ा सा भी सक्षम है तो वो मिड डे मील के चक्कर में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के लिए सोचता भी है क्या? या पिछली सरकारें इसका क्रेडिट ले सकती हैं कि हाँ हमारे दौर में वो सोचते थे, अगर थोड़ा सा भी वो मजबूत है तो वो क्या चाहता है कि हम भेज दे प्राइवेट स्कूल में और बाहर? उसको लेकर क्या सोच थोड़ी भी बदली? क्वालिटी एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति कुछ भी बदली अभी? अतुल जी, जो सरकारी स्कूलों में है, कोई भी अमीर माँ बाप का बच्चा नहीं पढ़ता, न ही किसी सरकारी टीचर का बच्चा पढ़ता, वह गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और जो मिड डे मील का अनाज मिल जाए उसके लिए स्पेशल वो भेजते हैं कि ताकि घर का भी उनका काम चल जाए। लेकिन आज इन चीजों से क्वालिटी एजुकेशन नहीं आनी, उसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे, और प्रयास ऐसे करने होंगे जिससे ये लगे कि आगे जो रिजल्ट आए बेहतर आए। सबसे पहले जो रमन मलिक साहब कह रहे हैं, वो जो 3000 टीचर की बात कर रहे हैं, वो गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं, वो हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने ज्वाइन किया। मैंने नई भर्ती की बात की है, नई तो सिर्फ 65 लेक्चरर भर्ती की है, अभी कहाँ भर्ती हुई? दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वहां पर उसको खुद टीचर की भी सेवा करनी पड़ती है। हरियाणा में 12,000 पोस्ट तो 4th क्लास पीएन की खाली पड़ी हैं, और वो फाइल वित्त विभाग में फंसी हुई है। क्या 4th क्लास स्कूलों में नहीं होने चाहिए? कई स्कूलों में स्टाफ ही नहीं है, कई एक टीचर है तो उसी का जब में सारा कलर का काम भी वही करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़िए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल टीम भेजी थी कि सरकारी स्कूलों में टॉयलेट कितने हैं और टॉयलेट जो बन रहे हैं क्या वास्तव में बन रहे हैं। तो उस स्कीम के तहत कई जगह तो ऐसी रिपोर्ट आ गई है वहां पर कि एक ही टॉयलेट की फोटो बार बार देख के वो भेज रखी है। तो सरकारी स्कूलों में टॉयलेट है तो पानी नहीं है, कंप्यूटर है तो बिजली वो मसला नहीं तो हमने अल्लाह बोल पे भी उठाया था, उसको हमने देखा था कितनी तस्वीर है। ठीक है, किसी भी सरकारी स्कूल में स्थिति बदली नहीं है, कुल मिलाकर स्थिति बदली नहीं है। ये जरूर है कि हाँ केंद्र की तरफ से भी कुछ चीजों को बदलने की कोशिश की जा रही है। सरदानंद सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ पर एक और छोटी सी बात, एक और छोटी सी, अतुल जी एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहता हूँ। हरियाणा में 20 ऐसे टीचरों को सस्पेंड भी किया है पिछले दिनों जो टीचर अपनी स्टूडेंट से अश्लील हरकत करते थे, और इसमें 2 तो प्रिंसिपल हैं। एक तो पिछले दिनों शिक्षा मंत्री महेंद्रगढ़
हाँ। से जहां से शिक्षा मंत्री तो आते हैं, अब उनको ये सब होगा तो किस फिर रूप में शिक्षा सस्पेंड कहां किया से है? गया? सवाल क्या आपका मैं टीचर समझ ऐसी गया कि ये हरकतें एक अच्छा है कि कम से तो कम क्या सख्त उम्मीद कदम करेंगे? उठाया गया है, ये सरकार के पक्ष में जाता है। मैं ब्रेक लूं उससे पहले मैं सरदानंद सर से एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा। सरदानंद सर, यहां पर हम आंकड़ों को लेकर दरअसल चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन बार बार अपने आप उछल कर बाहर आ रहा है, क्योंकि असल में मुद्दा वही है। क्या आंकड़े बढ़ जाते तो हम ये कहते कि हाँ बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे आंकड़े आए हैं, बहुत अच्छा सुधार हो गया है? क्या इस तरीके से हम जोड़कर इसको देखें कि अगर उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण यहां पर दूं तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट जब थी उस वक्त में प्रतिशत क्या था लेकिन क्वालिटी क्या थी, और मुलायम सिंह यादव साहब जब आते थे या उनकी सरकार जब रहती थी तब प्रतिशत क्या होता था और फिर उसके बाद क्वालिटी क्या निकलती थी, वो सारी चीजें आप बेहतर समझते होंगे, जानते होंगे। उस चीज को लेकर कभी यहां पर कोई भी दल संजीदगी से मानने को तैयार है कि हाँ हमने अपने दौर में या इनके दौर में इस पर भी सोचा है या सोच रहे हैं? आपको महसूस होता है मौजूदा सरकार सोच भी रही है? देखिए जी, सोचे तो तब जब उनको समस्या का समाधान नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार रही, पहले की या आपकी, यदि वो समस्या का समाधान के बारे में सोचेगी तो कोई आशा की किरण है। ठीक है। यदि ये करना है कि लकीर की जो लकीर है वो पीटते जाओ, जो पहले था वही अब चलेगा, यदि हमारा अच्छा आ गया तो हम ये कह देंगे हम पहले से अच्छे हैं, यदि बुरा आ गया तो हम कहेंगे पहले वालों ने हमें ये दिया है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। नूह के अंदर हायर एजुकेशन का एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। जी। आपने शहीद हसन खान मेवाती के नाम पे मेडिकल कॉलेज खोलना था, स्थानीय लोगों की सहानुभूति लेनी थी, वोट लेने थे, सीधी सी बात थी। आपने नूह के अंदर उसको खोला जहां सुविधा नहीं। आप 17 वैकेंसीज मेडिकल के डॉक्टर्स की थी जो भरी, विज साहब ने भरी, उनमें से ज्वाइन ही किसी ने नहीं किया। मेरे ख्याल 12 ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, तैयारी नहीं। इसका मतलब सरकारी नौकरी लोग लेना चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते, वो स्थान नहीं चाहते। स्थान नहीं चाहते। यदि ये मेडिकल कॉलेज सोना में होता, थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर इधर, उसका नाम हसन खान मेवाती ही रखते, उसका राजनीतिक लाभ आप उठाते, तो डॉक्टर ये सोचता कि मैं यहां रह सकता हूं, मेरे बच्चे यहां पढ़ सकते हैं, बहुत सारी सुविधा, बहुत सारी, उनका भी अपना एंगल है सोचने। आपको थोड़ा सा लीनियंट होना होगा। स्टिल बिल्कुल सरकारी नियमों को एकदम वैसे का वैसे आप लागू करने की कोशिश करेंगे और जनता की भावनाओं को नहीं समझेंगे। अब देखिए 11.9% अभी भारद्वाज जी बता रहे थे मेवात का रिजल्ट है। मेवात में आपने इतनी ताकत झोंकी, 2000 वहां से अध्यापक इसलिए निकाले गए कि वो तो मैट्रिक पास भी नहीं थे और नकली लगे हुए थे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि यदि आप सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ सकता। और आंकड़े भले बदल सकते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं सिर्फ 5% 10% नंबर फालतू देकर मॉडरेशन करेंगे, शिक्षा के साथ धोखा होगा, बच्चों के साथ धोखा होगा, समाज के साथ धोखा होगा और वो अच्छे नागरिक आप पैदा नहीं करेंगे। और वो गरीब के बच्चे के साथ होगा, गरीब अमीर के का साथ बच्चा ज्यादा वहां बड़ा पे। धोखा ये होगा। सबसे अहम बात यह है कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो गरीब के बच्चे के साथ, जिसको हम ये कह देते हैं कि मिड डे मील खिला देते हैं, आपको ये कर देते हैं, उनकी मजबूरियों का हम एक तरीके से मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सक्षम व्यक्ति होता है तो खुद हाथ जोड़ लेता है कि नहीं पढ़ाना है साहब, हम अपने बाकी चीजों में कटौती करके प्राइवेट में पढ़ा देते हैं। एक सेकंड में इसका सॉल्यूशन ये है, अध्यापक की भावना को भी समझे। अध्यापक भी इंसान है, आप उसे समाज का निर्माता कहते हैं, कुछ सुविधाएं उसे दे दें, परंतु उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं, जवाबदेही भी हो, जवाबदेही उसे बनाएं, आपका रिजल्ट सुधर जाएगा। चलिए मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद हम लौटेंगे तो फाइनल कमेंट की तरफ कि सरकारी प्रयास बहुत होते रहे, होते रहेंगे भी, लेकिन स्थिति नहीं सुधरेगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि सिर्फ यहां पर उन चीजों पर जिक्र ना हो जिसको लेकर बार बार कोई क्रेडिट लेता है या देता है, उससे मिलता क्या है, निकलता क्या है, जवाबदेही जब तक तय नहीं करेंगे और उन अध्यापकों की भी बात को नहीं समझेंगे, सरदानंद जी कहा, तब कैसे रिजल्ट बदलेगा? अध्यापक चाहेगा तो रिजल्ट जरूर बदल जाएगा, यह बहुत बड़ी चुनौती नहीं। और हमारे यहां की जो पुरानी परंपरा और सदियों से गुरुकुल की परंपराएं जो चलती रही, वहां सारी चीजें हमने देखा है। आज के दौर में प्राइवेट संस्थान हम पर हावी हैं, लेकिन सरकारी स्कूल जहां से निकले हुए ये नेता, जहां से निकले हुए अधिकारी और ये तमाम अध्यापक अब उसी सरकारी स्कूल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं फाइनल कमेंट की तरफ। मैं चाहूंगा अरविंद जी, मैं आपसे शुरुआत करूं यहां पर कि गरीब के बच्चों की हम बात कर रहे थे, सिर्फ आंकड़े बदल जाएंगे, परसेंट अच्छा आ जाएगा तो हम क्या खुश हो सकते हैं, क्या बहुत अच्छा हो गया? कब तक मजाक ऐसे बनता रहेगा और किन चीजों की जरूरत है? क्योंकि सरकारी प्रयास अभी असफल दिखाई देते हैं। सिर्फ वहां पर आंकड़ा बढ़ जाए बच्चों का या परसेंट उनका अच्छा आ जाए, उससे काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा तत्काल?
अतुल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद सरकार ना, भाजपा सरकार जानबूझ के शिक्षा के स्तर को खराब करना चाहती है ताकि आगे चल के ये कह सके कि देखिए एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो नहीं चल पा रहे हैं और क्यों ना उनका भी प्राइवेटाइजेशन किया जा सके, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी विभाग को घाटे में दिखाकर वहां प्राइवेटाइजेशन किया। मैं सोच रहा था आप इस एंगल पे अभी तक क्यों नहीं आए। हाँ बिल्कुल। दूसरा अभी तक कहीं भी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखी है कि प्रैक्टिकल कहीं काम नजर आया हो। सिर्फ ये आज भी वही चुनावी मोड में है कि हम ये करेंगे, हमने ये किया, हम या पिछले आंकड़ों पे आएंगे तो करेंगे। आंकड़े खेलते हैं। ये प्रैक्टिकली साबित करें जनता को, तो प्रैक्टिकल जो होगा धरातल पे जो वो काम नजर आएगा, ठीक है, उस पर आप ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर। मैं चाहूंगा रंजीता जी आप भी अपनी टिप्पणी करें, फाइनल कमेंट। और ये मत कहिएगा कि आपके समय में क्वालिटी एजुकेशन था। देखिए अभी सदानंद जी मेवात के बारे में बात कर रहे थे कि देखिए अतुल जी, सदानंद जी भी बात कर रहे थे कि मेवात के अंदर जो नूह में खोला गया था मेडिकल कॉलेज, वो अगर सोना में खुलता तो ज्यादा बेटर होता। मैं ये क्या पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं कि किसी भी रिमोट एरिया में जहाँ पे दलित है, जहाँ पे मुस्लिम है, जहाँ पे माइनॉरिटी है, वहां पर मेडिकल की सुविधाएं ना दी जाए? वो हर चीज जो हाईवे के ऊपर या करनाल के बीच में खोल ली जाए। कम से कम उनको तो राजनीति में न लाए मैडम, उनकी बात की असल वैल्यू जो थी वो तो समझिए। वो किसी राजनीतिक दल से नहीं, उन्होंने दलित और उसके खिलाफत नहीं की। उनका ये कहना था नहीं, उनका रंजीता जी देखिए गलत बात पर तो फिर प्रतिक्रिया होगी। मेरा मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये कहा कि आपने बना दिया उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है तो बनाने का क्या मतलब? उनके कहने का ये मतलब था। ये सुविधा रखी थी, सुविधा आप दीजिए तो उसका लाभ भी तो मिले। कोई आज आपने तो बना दिया, आज के दौर के स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पर जाने के लिए कह दिया, कोई जा नहीं रहा, तो बिल्डिंग से किसको सुविधा मिलेगी? वहां की बिल्डिंग से किस दलित को, किस वहां के मुसलमान को, किस व्यक्ति को, गरीब को सुविधा मिल रही है? अतुल जी वो वहां पे जो कॉलेज है वो फर्स्ट क्लास चल रहा है। देखिए अतुल, वहां पे जो कॉलेज है वो फर्स्ट क्लास चल रहा है, वहां की ऑपोजिट फर्स्ट क्लास चल रही है और पूरी मेवात की जनता इसके लिए धन्यवाद। फर्स्ट क्लास कागज में बहुत कुछ चल रहा होता है। देखिए जो सारा आप कह रहे हैं कि टीचर्स ने वहां पे ज्वाइन नहीं किया, उनको ज्वाइन करने के लिए जो पीएससी सीएससी घंटों लाइन में लग के घर वापस आ जाते हैं, पे करते थे, एक्स्ट्रा पर्क्स देते थे। हमारी सरकार के दौरान 50,000 एक्स्ट्रा दिया जाता था। इन्होंने सब काट दिया, इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे। ठीक है, कोई चीज खोली गई है, बजाय उसको अप्रिशिएट। ठीक है, ये कागजों में बहुत कुछ अच्छा चलता है मैडम, जमीन पर कितना अच्छा है मैं ये कह रहा हूं। मैं बार बार इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमने चर्चा की शुरुआत आंकड़ों पर की थी। मैं मौजूदा सरकार को कोसने घेरने या आपकी सरकार को दौर में जो कुछ हुआ उसको कोसने घेरने में नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूं कि कम परसेंट रहे लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि मैं इसमें विश्वास रखता हूं और हर एक अभिभावक भी यही चाहता है। उसका शुरुआत में ही जवाब दे दिया था सदानंद आर सर ने कि दरअसल गुड़गांव का जब उन्होंने उदाहरण दिया कि यहां के हरियाणा के ही कितने फीसदी बच्चे वहां पर रोजगार पाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की बात करिए, ग्रेस सिर्फ मार्क देकर, सिर्फ आंकड़े बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। और मैं आपको भी नहीं कोस रहा, मैं इनको भी कोस नहीं रहा। बदलाव कैसे आएगा इस पर चर्चा कर रहा हूं। बहुत संक्षेप में सर रमन जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप मलिक आप अपनी टिप्पणी करें फाइनल। देखिए अतुल जी, कहानी क्या है कि कभी भी जो पॉलिटिशियन होता है, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, चाहे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, आपने इंस्टीट्यूशन खोलनी है। जींद में खोली गई, भिवानी में खोली गई। जींद में चौधरी हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी के नाम से खोली गई यूनिवर्सिटी, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कम से कम एक बिल्डिंग बना दी जाती, टीचर भर्ती कर दिए जाते, तो वो होना चाहिए था। जींद में बन गई, चलो ठीक है। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के वह इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। तो ये चीजें पहले एक प्रोसेस शुरू होना चाहिए कि बिल्डिंग तो हो, उसके बाद कुछ काम हो। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल लोग इस तरह से इंस्टीट्यूशन खोलते हैं। आज हरियाणा में यूनिवर्सिटी की कोई कमी नहीं है, अच्छा नई स्कूलों की कमी है, लेकिन अध्यापक ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है स्कूलों की एजुकेशन, खासकर गांव के स्कूलों की एजुकेशन जब सुधरेगी जब टीचर ये चाहेगा कि मैंने इन बच्चों को पढ़ाना है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये टीचर खुद महसूस करेगा। सदानंद सर कह भी रहे थे कि टीचर जब ये तय कर ले तो आंकड़े अपने आप बदल जाएंगे। सरकार बहुत कुछ ज्यादा न भी करे तो काम चल जाएगा। जो देना है सरकार को देती रहे, लेकिन अध्यापकों में भी ये प्रवृत्ति आनी चाहिए और उनकी भी दिक्कतों को हमें समझना होगा। रमन मुगल में आपको 2 मिनट देता हूं, आप अपनी बात रखें फाइनल कमेंट के साथ और ये बताइए, साबित करने की कम से कम कोशिश करिए कि हां आप सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की तरफ भी बढ़। आपने जो जो आंकड़े रखे मैं उसको थोड़ा सा और आपको ब्रेकअप देता हूं।
हम सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ जाते हैं और इसी साल के रिजल्ट को हम देखते हैं। उसमें 2 डिवाइड्स मैं आपको दूंगा, सेकेंडरी एजुकेशन की फिर सीनियर सेकेंडरी की। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर रूरल और अर्बन, इस चीज को समझने की जरूरत है। रूरल और अर्बन के अंदर पास परसेंटेज क्या है? 35.12 रूरल में और 35.53 अर्बन में। और गवर्नमेंट और प्राइवेट की अगर मैं देखता हूं तो वो 2646 जैसा आपने दिखाया। ठीक है। अगर मैं वही सीनियर सेकेंडरी की लेता हूं तो रूरल में 57.45%, अर्बन में 55.62%, और गवर्नमेंट और प्राइवेट का अगर लेता हूं तो 53.93 और 59.43। ठीक है। मैं ये आंकड़े किस लिए दे रहा हूं उसको समझने की जरूरत है कि ये आंकड़े आपको एक चीज दर्शाते हैं कि ना अर्बन और रूरल की वजह से प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्राइवेट और गवर्नमेंट की वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम माइंडसेट की है। माइंडसेट का जो चेंज होना है, एक जो फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड, सोल्यूशन क्या ये बताइए आप सुनते हैं, अब सुन लेते हैं, वक्त नहीं, आप बोले। ग्रांटेड एटीट्यूड जो आ गया हुआ है, और दूसरी चीज की जो अनप्लान्ड एजुकेशन नेटवर्क बना है, जिसके बीच में ये चीज आती है कि आपने रैशनलाइजेशन नहीं करा सब्जेक्ट का, आप रैशनलाइजेशन ना करें बच्चों की संख्या का, आप रैशनलाइजेशन ना करें कि आपका नेट रिजल्ट क्या है। प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे को टारगेट तो पता नहीं है, मैंने चीज बना दी लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैंने इससे डिराइव क्या करना है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब जब ये सारा तंत्र है उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। रंजीता जी, रमन मलिक जो कह रहे हैं उनको अपनी बात कहने तो दीजिए, और वो जो कह रहे हैं उसका वो आप जो सवाल पूछ रही हैं फिर वो जवाब संसद में भी यही करेंगे, वो जवाब में भी यही करेंगे। वो जवाब अगर ये दे दें कि आपने 10 साल में क्या किया है, करना पड़ेगा। 10 साल को भी भूल जाइए, 10 साल को भी भूल जाइए। जरूरी ये है कि रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। टीचर्स होंगे भाई साहब। अगर आप एक ऐसा स्कूल मैं जानता हूं फरीदाबाद में जहां 100 बच्चे हैं, एक अकेला टीचर है, वही क्लर्क का काम करता है, वही मैथ पढ़ाता है, वही ड्राइंग पढ़ा रहा है। यार आप मत बताओ ना इस बात को, आप सरकार में हो, आपने क्या किया ये बताओ, आप प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशन ढूंढिए। आपकी जिम्मेवारी सॉल्यूशन देने की, सलाह देने की नहीं है। आप प्रेजेंट में आपने क्या किया ये बताइए। ठीक है, सारे मेहमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, सभी मेहमानों से, अरविंद जी और रमन जी, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, रंजीता जी आपसे भी, आप लोग का समय खत्म हो गया, बारी है सरदानंद सर की। और बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा सरदानंद सर आपसे कि जो तमाम बातें हुई वो अपने दौर को अच्छा या अपने दौर को अच्छा, क्या वाकई आंकड़े आगे बदल सकते हैं? सरकार जिस ट्रैक पर अभी काम कर रही है, जैसा रमन मलिक बार बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नियति के साथ और मंशा के साथ काम कर रहे हैं, आपको महसूस होता है सर क्या इन चीजों से अगला सेमेस्टर, अगला जब रिजल्ट आएगा तो हम महसूस करेंगे कि यहां सिर्फ परसेंट नहीं बढ़ा बल्कि क्वालिटी बढ़ा? कुछ दिखता है आपको? देखिए 11.9% मेवात में आया और मेवात के साथ लगता हुआ फरीदाबाद उसमें 13 आया है, तो क्वालिटी की तो क्या उम्मीद की जा सकती है। वो स्तर आप यदि कहे कि वहाँ वातावरण अच्छा है तो वहाँ 13% क्यों आया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको थोड़ी सी बदनामी झेलनी पड़ेगी। यदि सरकार इसके लिए तैयार है कि सख्ती की जाए और थोड़ी बहुत हाय हाय होती है तो होती रहे। बंसीलाल जी ने हाय हाय करवाई, बहुत शिक्षा का सुधार आया, वो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, मेरा कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी से कोई मतलब नहीं। परंतु अब यदि सरकार सुधारना चाहती है तो वो कमिटमेंट टीचर के अंदर पैदा करनी पड़ेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। यदि वो काम नहीं करना पड़ेगा उसके ऊपर सख्ती करेगी। और जैसे ये रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, जहां टीचर नहीं है वहां टीचर दो, यदि टीचर नहीं है और तो आपको आउटपुट नहीं मिल सकता। 14 महीने का वक्त था इनके पास। इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखिए, टीचर की समस्या को समझिए और टीचर को प्रताड़ित भी करिए यदि वो काम नहीं करता,
तो मैं समझता हूं हालात कुछ सुधर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरदार सर आपका, और अरविंद जी आपका, रमन जी आपका, रंजीता जी आपका, और प्रदीप मलिक आपका भी। सिर्फ आंकड़ों पर हम चर्चा ना करें, और हमने पहले ही कहा था कि आंकड़े सुधर सकते हैं अगर उसके लिए अध्यापक जवाबदेह हो जाए और उनकी खुद की मंशा हो जाए तो स्थिति बदल सकती है। क्योंकि अगर ग्रेस मार्क देकर या फिर कोई और छल प्रपंच करके आंकड़े तब्दील कर दिए गए, बदल दिए गए, तो उससे सरकार हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वाहवाही लूट ले, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं। क्योंकि बार बार बात वही है कि सिर्फ मिड डे मील खिलाने से और सरकारी स्कूल में बहुत सारी चीजें दे देने से सरकार की तरफ से स्थिति नहीं सुधरेगी, बल्कि वहां पर तय यह करना पड़ेगा कि जो बच्चा आएगा वो गरीब का बच्चा है तो उसको क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगा। क्योंकि आज के दौर में अगर एक व्यक्ति के पास थोड़ी सी भी सक्षमता होती है, एक अभिभावक के पास, तो वो कतई नहीं चाहता सरकारी स्कूलों में भेजना, वो फौरन उसको प्राइवेट स्कूल में डालेगा। क्योंकि वो चाहता है कि कम से कम पैसा खर्च हो तो एजुकेशन भी क्वालिटी वाला मिल जाए। यह नियति लानी पड़ेगी। अब सरकार इसके लिए कितना सख्त होगी और आने वाला समय क्या नतीजे देगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।